एक ऐसा रोबोटिक किलर जो इंसानों की शक्ल लेकर सालों तक हमारे बीच छुप सकता है। एक पूरा शहर जहां हॉस्पिटल तो है लेकिन एक भी पेशेंट नहीं। और सबसे खतरनाक बात, जॉन स्टुअर्ट ने रिंग पहने बिना ही एक ऐसा जिंदा कॉन्स्ट्रक्ट बना दिया जिसे देखकर हैल जॉर्डन तक घबरा गया। लैंटन के एपिसोड 2 में रशविले का मिस्ट्री सिर्फ और गहरा नहीं होता, बल्कि हमें पता चलता है कि इस छोटे से टाउन पर एक ऐसी तबाही मंडरा रही है जिसे रोकने के लिए हैल को अपने सबसे बड़े दुश्मन की मदद लेनी पड़ेगी। और अगर आपको टीवी सीरीज और मूवीज की ऐसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद है तो चैनल पर मौजूद बाकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की कहानी 2016 में पुलिस स्टेशन पर हुए एलियन अटैक की अगली सुबह से शुरू होती है। जॉन को लगता है कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद हेल ने गार्जियंस को जरूर इन्फॉर्म कर दिया होगा, लेकिन हेल सीधा मना कर देता है। वो गार्जियंस को कॉल करना ही नहीं चाहता। जॉन के लिए ये बात अजीब है क्योंकि हेल ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का पुराना सोल्जर है, लेकिन अपने ही सुपीरियर से उसकी दूरी साफ दिख रही है। हेल कुछ छुपा रहा है, सिर्फ केस से जुड़ी इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि अपने पास्ट का एक ऐसा हिस्सा भी जिसका नाम है सिनेस्ट्रो। फिलहाल हेल जॉन को रिंग कंट्रोल करना सिखाता है। उसका पहला लेसन ही उड़ना है। हेल के लिए फ्लाइंग बिल्कुल नेचुरल है। वो कहता है कि बस उड़ने के बारे में सोचो और रिंग तुम्हारी विल को रियलिटी बना देगी। मगर जॉन का दिमाग हेल की तरह काम नहीं करता। हेल इंस्टिंक्ट पर भरोसा करता है, जॉन हर चीज़ को एनालाइज करता है। इसलिए जब जॉन रिंग एक्टिवेट करता है तो वो खुद हवा में नहीं उड़ता, उसके सामने ग्रीन एनर्जी की एक छोटी सी बर्ड बन जाती है। पहली नज़र में ये एक फेल्ड अटेम्प्ट लगता है, लेकिन हेल का एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहा होता है। वो जॉन की फेलियर नहीं, उस बर्ड की इम्पॉसिबल नेचर देख रहा था। तभी रिंग वार्निंग देती है कि उसकी एनर्जी खत्म होने वाली है। हेल रिंग वापस ले लेता है मगर बर्ड डिसअपियर नहीं होती। नॉर्मली कंस्ट्रक्ट रिंग की एनर्जी और लैंटर्न के कंसंट्रेशन से बंद होता है। रिंग हटने के बाद उसे खत्म हो जाना चाहिए, पर जॉन की बर्ड ना सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि अपनी मर्जी से उसके आसपास घूमती भी रहती है। हेल इस बात को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता। वो जॉन को कोस्ट सिटी में अपने घर भेज देता है और कहता है कि पावर बैटरी और उसका पुराना सूट लेकर आए। जाते वक्त वो मजाक में बर्ड को जिंदा वापस लाने को बोलता है, लेकिन उसकी आंखों में क्यूरोसिटी के साथ डर भी है। हेल को अब पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस रूकी को वो ट्रेन कर रहा है शायद उसके अंदर उससे कहीं ज़्यादा पावर छुपी हुई है। जॉन के जाने के बाद हेल शूटिंग साइट पर लौटकर एलियन डिटेक्टर को इंस्पेक्ट करता है। टाउन के लोगों को बताया गया था कि ये नॉर्मल मेटल डिटेक्टर है, लेकिन हेल तुरंत समझ जाता है कि ये मशीन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। सवाल ये है कि रशविले जैसे छोटे से टाउन में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आई कहाँ से, और विलियम मैकॉन को एलियन के बारे में इतना कुछ पता कैसे है। हेल हवा में उड़कर पूरे टाउन को देखता है, मगर उसी वक्त रिंग की पावर 0 हो जाती है और वो सीधा नीचे गिरता है। ये केयरलेस मिस्टेक नहीं लगती। हेल जानता था कि इसकी रिंग डिस्चार्ज होने वाली है, फिर भी उसने बैटरी साथ नहीं रखी। जॉन को डिसिप्लिन सिखाने वाला वेटरन खुद अपनी पावर को लेकर इतना लापरवाह क्यों है? एपिसोड इसका जवाब नहीं देता, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि हेल के अंदर अपनी जान की परवाह पहले जैसी नहीं रही है। टाउन के लगभग सारे लोग अमेरिकन लीजन हॉल में जमा होते हैं, जहां वही एलियन डिटेक्टिंग मशीन लगी हुई है। मैकॉन फैमिली का इन्फ्लुएंस हर जगह दिख रहा है। विलियम मैकॉन का बेटा हेल को बताता है कि उसके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए हैं, इसलिए अब वो कोस्ट सिटी लौट सकता है। बात सुनने में हेल्पफुल लगती है, लेकिन असली मैसेज साफ है, केस खत्म समझो और रशविले छोड़ दो। शेरिफ कैरी केन वहां पहुंचती है। वो हेल को रोकना नहीं चाहती, लेकिन मैकॉन को भी ओपनली चैलेंज नहीं कर सकती। टाउन पर कानून से ज़्यादा विलियम मैकॉन का इन्फ्लुएंस है। हेल और कैरी के बीच पुराना इमोशनल कनेक्शन भी दिखता है, मगर अब कैरी उसे वार्निंग देती है, अगर हेल बार बार उसकी अथॉरिटी इग्नोर करेगा तो लोग शेरिफ को नहीं मैकॉन को रशविले का असली रूलर समझने लगेंगे। दूसरी तरफ जॉन कोस्ट सिटी में हेल के घर पहुंचता है। बाहर से बड़ा दिखने वाला घर अंदर से ऑलमोस्ट खाली है। एक फोल्डिंग चेयर, कुछ कैरेट्स और बिखरा हुआ सामान। हेल 8 साल से यहाँ रह रहा है, फिर भी घर में किसी सेटल्ड लाइफ का निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसने कभी इस जगह को अपना माना ही नहीं।
जॉन को पुरानी फोटोग्राफ्स, फेडेड यूनिफॉर्म और हेल का डोमिनो मास्क मिलता है। ये सारी चीज़ें उस वेटरन हीरो की कहानी बताती है जो कभी अपनी ड्यूटी पर प्राउड था, लेकिन धीरे धीरे कॉप्स और दुनिया दोनों से दूर होता गया। पावर बैटरी एक वॉइस्ड लॉक्ड बॉक्स के अंदर पॉकेट डायमेंशन में छुपी होती है। हेल ने जॉन को एक अजीब पासवर्ड दिया था और पासवर्ड बोलते ही ग्रीन बैटरी सामने आ जाती है। जॉन सूट और बैटरी पैक करता है। जॉन घर से निकलता है, लेकिन बाहर कुछ लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। रिंग उसके पास नहीं है, फिर भी अपनी मरीन ट्रेनिंग की वजह से जॉन उनका अच्छा सामना करता है। लेकिन अटैकर्स नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। उनमें से एक जॉन को एक हाथ से उठा लेता है और दूसरा उसे टेजर से अनकॉन्शियस कर देता है। सबसे सरप्राइजिंग मोमेंट तब आता है जब ग्रीन बर्ड जॉन को बचाने के लिए अटैकर्स पर खुद हमला करती है। जॉन बेहोश है, रिंग उसके पास नहीं है, फिर भी कंस्ट्रक्ट अपने क्रिएटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जॉन जब होश में आता है वो एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। उसके सामने एंटोन नाम का एक मिस्टीरियस आदमी और उसके 5 साथी बैठे थे। एंटोन का बोलने का तरीका ह्यूमन जैसा नहीं और जॉन जल्दी समझ जाता है कि ये लोग एलियंस हैं। लेकिन एंटोन जॉन को मारना नहीं चाहता। उसने उसे सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए किडनैप किया है। हेल जॉर्डन मैन हंटर्स के बारे में क्या जानता है? जॉन ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। एंटोन कहता है कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प से पहले गार्जियंस ने यूनिवर्स में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिंथेटिक एनफोर्सर्स बनाए थे, जिन्हें मैन हंटर्स कहा जाता था। प्रॉब्लम ये थी कि मशीन जस्टिस और पनिशमेंट के बीच का डिफरेंस समझ नहीं पाई। उनके लिए छोटा सा रूल तोड़ना भी डेथ सेंटेंस बन सकता था। धीरे धीरे उनका सिस्टम करप्ट हुआ और उन्होंने पूरे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। गार्जियस ने बाद में मैन हंटर्स को ख़त्म करने का ऑर्डर दिया, लेकिन कुछ बच निकले। ये रोबोट्स नए बॉडीज बना सकते हैं, किसी भी स्पीसीज की अपीयरेंस कॉपी कर सकते हैं और ऑर्गेनिक बीइंग के बीच बिल्कुल नॉर्मल बनकर रह सकते हैं। एंटोन के मुताबिक उनमें से एक मैन हंटर अर्थ पर इसी एरिया में छुपा हुआ है और शायद गार्जियंस ने जानबूझकर इस सच को दबा दिया है। एंटोन सिर्फ कहानी सुनाकर जॉन को छोड़ना नहीं चाहता। उसके लोग एक डिवाइस जॉन के सर पर लगाते हैं और उसे अपनी मेमोरीज दिखाते हैं। जॉन अपनी आंखों के सामने एंटोन के सेक्टर का मैसेकर देखता है। सिंथेटिक किलर बिना मर्सी के हर लिविंग बीइंग को मिटाते जा रहे हैं। जॉन दर्द और डर से चीखने लगता है। यहाँ पहली बार उसकी फियरलेस पर्सनैलिटी टूटती हुई नजर आती है। ये कोई हिस्ट्री लेसन नहीं, एंटोन के पूरे लोगों का कलेक्टिव ट्रॉमा है। एंटोन बताता है कि एक ग्रीन लैंटर्न ने उस मैन हंटर को कस्टडी में लिया था और प्रॉमिस किया था कि उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन वो मॉन्स्टर बच गया, ह्यूमन फॉर्म लेकर अर्थ पर छुप गया और अब रशविले उसकी वजह से डेंजर में है। एंटोन जॉन को सिर्फ 48 घंटे देता है। अगर हेल और जॉन ने मैन हंटर को ढूंढकर उनके हवाले नहीं किया तो एंटोन और उसके लोग पूरे रशविले को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि वो मशीन दोबारा किसी सिविलाइजेशन का मैसेकर ना कर सके। जाने से पहले एंटोन जॉन को ओथ दिलाता है कि वो इस मीटिंग के बारे में किसी को नहीं बताएगा। जॉन हाँ कर देता है, लेकिन उसके सामने अब इम्पॉसिबल चॉइस है। एलियंस की बात सच हुई तो रशविले में कोई भी मैन हंटर्स हो सकता है। विलियम मैकॉन, उसका बेटा, हॉस्पिटल का कोई वर्कर या कोई ऐसा इंसान जिस पर सब भरोसा करते हैं। और अगर एंटोन झूठ बोल रहा है तो जॉन हेल को एक ट्रैप में ले जा सकता है। इसी बीच हेल और कैरी विलियम मैकॉन के फॉर्म पर पहुंचते हैं। कैरी गेट के पास रुकती है, लेकिन हेल सीधा अंदर घुस जाता है। उसकी नज़र में वो सेक्टर 2814 का ग्रीन लैंटर्न है, इसलिए अर्थ पर होने वाली एलियन एक्टिविटी उसके जुडिक्शन में आती है। मैकॉन बाहर से पोलाइट दिखता है, मगर उसके वर्ड में थ्रेट छुपा है। वो बार बार पूछता है कि चार्जेस ड्रॉप होने के बाद हेल टाउन में क्यों रुका हुआ है। हेल एलियन डिटेक्टर के बारे में सवाल करता है। मैकॉन क्लेम करता है कि टेक्नोलॉजी उसके एम्प्लॉयर की है, लेकिन हेल को शक है कि शायद कोई एम्प्लॉयर है ही नहीं। मैकॉन को एलियन सिस्टम की डीप नॉलेज है। टाउन उसके कंट्रोल में है और वो इन्वेस्टिगेशन को रशविले के बाहर रखना चाहता है। हेल उसे प्रवोक करता रहता है। प्रॉब्लम यह है कि उसकी रिंग डेड है और मैकॉन शायद ये बात जानता है। मैकॉन फाइनली अपना पेशेंस खो देता है। दूर छुपकर स्नाइपर हेल पर एम कर रहा होता है। मैकॉन उसे प्रॉपर्टी से चले जाने की फाइनल वार्निंग देता है, लेकिन हेल ब्लफ करता है और पावरलेस रिंग उसकी तरफ करके खड़ा हो जाता है। अगले ही पल गोली चलती है और हेल जमीन पर गिर जाता है। हेल की आंख हॉस्पिटल में खुलती है।
होश आते ही वो सबसे पहले अपनी रिंग चेक करता है। कैरी उसके पास है, लेकिन सिंपैथी दिखाने के बजाय वो उसे हैंडकफ कर देती है। हेल ने उसके अथॉरिटी इग्नोर की, इलीगल ट्री पासिंग की और जानबूझकर कन्फ्रंटेशन क्रिएट किया। कैरी गुस्से में है क्योंकि हेल की हर रेकलेस मूव मैकॉन को और पावरफुल बना रही है। बेहोशी में हेल बार बार सिनेस्ट्रो का नाम ले रहा था। कैरी पूछती है कि सिनेस्ट्रो कौन है। हेल रिलक्टेंटली बताता है कि वो कभी ग्रीन लैंटर्न था, सिर्फ कलीग नहीं, उसका मेंटोर और क्लोज फ्रेंड। लेकिन सिनेस्ट्रो ने विल पावर के बजाय फियर से लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने गार्जियन के खिलाफ कूप अटेम्प्ट किया और हेल ने खुद उसे रोका। सिनेस्ट्रो के बिट्रेयल ने हेल को अंदर से तोड़ दिया। शायद इसी वजह से अब वो गार्जियंस पर ट्रस्ट नहीं करता और जॉन को भी अपने करीब आने नहीं देता। कैरी हेल को समझाती है कि रशविले का एटमॉस्फेयर बदल रहा है, लोग एलियन से डरे हुए हैं और मैकॉन उनके फियर का यूज करके पावर कलेक्ट कर रहा है। फिर हेल हॉस्पिटल में एक अजीब चीज नोटिस करता है। बिल्डिंग बिल्कुल नई है, मशीन चल रही है, स्टाफ भी मौजूद है, मगर हेल के अलावा एक भी पेशेंट नहीं है, ना कोई विजिटर, ना कोई सिक पर्सन। इतने बड़े मेडिकल सेंटर का कंप्लीट एम्प्टी होना नेचुरल नहीं लगता। रशविले में सिर्फ लोग सीक्रेट नहीं छुपा रहे, शायद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और पर्पस के लिए बनाया गया है। कैरी बताती है कि वो ओरिजिनली गोथम से है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि वो रशविले की आउटसाइडर है। शायद इसी वजह से वो मैकॉन फैमिली के इन्फ्लुएंस बाकी लोगों से बेहतर देख पा रही है। हेल हॉस्पिटल से निकलता है, लेकिन उसके पास अब पहले से ज़्यादा सवाल है। मैकॉन को एलियन टेक्नोलॉजी किसने दी, एम्प्टी हॉस्पिटल का यूज़ क्या है, और अगर टाउन में कोई शेप शिफ्टिंग मशीन है तो वो किस आइडेंटिटी के पीछे छुपी हुई है। जॉन रशविले लौटकर लोकल डाइनर में जॉय मैकॉन से मिलता है। वो विलियम के बारे में पूछता है और कहता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि किस पर ट्रस्ट करे। जॉय का जवाब सिंपल है, पावरफुल आदमियों को लोग इसेंट्रिक कहकर उनकी डेंजरस बिहेवियर इग्नोर कर देते हैं। वो जॉन को हेल के साथ अपनी पार्टनरशिप संभालने की एडवाइस भी देती है, लेकिन जॉन अब हर इंसान को सस्पिशन से देख रहा था। एटॉन की वार्निंग के बाद जॉय की काइंडनेस भी जेन्युइन है या किसी का प्लान का हिस्सा है, वो डिसाइड नहीं कर पाता। मोटल में जॉन और हेल दोबारा मिलते हैं। जॉन बैटरी और सूट वापस ले आया। हेल रिंग को पावर बैटरी से टच करता है और ग्रीन लैंटर्न ओथ बोलकर रिचार्ज करता है, लेकिन वो ओथ को इतनी जल्दी और बेपरवाही से बोलता है जैसे ये कोई सेक्रेट प्रॉमिस नहीं, सिर्फ पासवर्ड हो। जॉन के लिए कॉप्स एक ड्रीम है, हेल के लिए वही ड्यूटी अब बर्डन बन चुकी है। जॉन एटॉन से किया प्रॉमिस तोड़कर हेल को सब बता देता है, मैन हंटर्स का ओरिजिन, हिडन रोबोट, मैसेकर की मेमोरी और 48 घंटे का अल्टीमेटम। हेल पहले इंफॉर्मेशन को डिसमिस करने की कोशिश करता है। वो जॉन को जूनियर कहकर याद दिलाता है कि कुछ मैटर्स उसके पे ग्रेड से ऊपर है, लेकिन जॉन अब चुप रहने को रेडी नहीं था। अगर पूरे टाउन की जान डेंजर में है तो रैंक से ज़्यादा सच इंपॉर्टेंट है। हेल का अटेंशन फिर ग्रीन बर्ड पर जाता है, जो इतने टाइम बाद भी जॉन के आसपास जिंदा है। जॉन उसे सिर्फ एक बर्ड कहकर इग्नोर करता है, मगर हेल जानता है कि ये नॉर्मल कंस्ट्रक्ट नहीं है। जॉन ने रिंग के बिना अनकॉन्शियस होने के बाद भी अपनी विल से एक इंडिपेंडेंट लिविंग फॉर्म क्रिएट की है। ये टैलेंट नहीं, लैंटर्न पावर की बाउंड्री तोड़ने वाली एबिलिटी है, और शायद सिनेस्ट्रो को पहले से इसका अंदाजा है। मैन हंटर्स का नाम सुनते ही हेल फाइनली एक्शन लेता है। वो अपना पुराना सूट पहनकर और जॉन को रशविले में रुकने को कहता है, फिर ग्रीन एनर्जी में कवर होकर अर्थ से सीधा ओवा के लिए निकल जाता है। ये पहली बार है जब एपिसोड ग्राउंडेड क्राइम मिस्ट्री को छोड़कर ग्रीन लैंटर्न्स की कॉस्मिक दुनिया खोलता है। ओवा बैरन और ऑलमोस्ट लाइफलेस प्लेनेट दिखाई देता है, लेकिन यही ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का हेडक्वार्टर है। हेल मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर साइंस सेल्स तक जाता है, एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन जहां यूनिवर्स के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स रखे गए हैं। हेल जिस प्रिजनर से मिलने आया है वो कोई ऑर्डिनरी विलन नहीं। पिंक स्किन, ब्लैक मुस्टाश और अनसेटलिंग स्माइल के साथ सामने आता है थैल सेनिस्ट्रो। सेनिस्ट्रो और हेल का रिलेशनशिप हेट से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिनेस्ट्रो ने कभी हेल को ट्रेन किया था, वो उसका मेंटोर था, दोस्त था, और शायद वो इंसान भी जिसकी जजमेंट पर हेल सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। फिर हेल ने ही उसकी टायरनी एक्सपोज करके उसे प्रिजन भेजा। इसीलिए सालों बाद भी सिनेस्ट्रो हेल की वीकनेस को किसी और से बेहतर समझता है।
हेल सीधा पूछता है कि अगर एक मैन हंटर अब भी अलाइव हो और अर्थ पर छुपा हो तो उसे कैसे रोका जा सकता है। सिनेस्ट्रो जवाब देने की जल्दी में नहीं है। वो पहले हेल की बॉडी लैंग्वेज, उसका फियर और उसकी अर्जेंसी इंजॉय करता है। फिर कहता है कि अगर कोई मैन हंटर सच में एग्जिस्ट करता है तो वो हेल के सामने खड़ा दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट होगा। हेल रुक जाता है। अगर अनस्टॉपेबल शेप शिफ्टिंग किलर सेकंड बिगेस्ट थ्रेट है तो फर्स्ट कौन है। सिनेस्ट्रो इसका जवाब नहीं देता। वो बस मुस्कुराकर एक नाम लेता है, जॉन स्टुअर्ट। यही एपिसोड का असली ट्विस्ट छुपा है। जॉन अभी हेल का दुश्मन नहीं है। वो एक डिसिप्लिन्ड रुकी है जो लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन उसकी बर्ड ने प्रूव कर दिया है कि उसके पास ऐसी पावर है जिसे ना हेल समझता है, ना शायद गार्जियंस कंट्रोल कर सकते हैं। सिनेस्ट्रो के लिए थ्रेट का मतलब ईवल होना जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी वेटरन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट वो सक्सेसर होता है जो उससे ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा प्रिंसिपल्ड और उसकी जगह लेने के लिए रेडी हो। एपिसोड 2 के एंड तक मिस्ट्री के 3 लेयर्स बन चुके होते हैं। पहला, रशविले में छुपा मैन हंटर कौन है। दूसरा, विलियम मैकॉन एलियन टेक्नोलॉजी और एम्प्टी हॉस्पिटल के थ्रू क्या बिल्ड कर रहा है। और तीसरा, सिनेस्ट्रो को जॉन की पावर के बारे में इतना सब कैसे पता है। इसके साथ हेल का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो रिंग चार्ज नहीं करता, आर्म्ड मैन को पावरलेस ब्लफ देता है और हेल्प मांगने के लिए गार्जियंस के पास जाने के बजाय अपने इम्प्रिजेंट एनिमी को चूज करता है। एंटोन और उसके 5 कंपेनियन का सेटअप कॉमिक रीडर को एट्रोसियस और 5 इन्वर्जन्स को ही याद दिलाता है, लेकिन एपिसोड अभी उनकी रियल आइडेंटिटी कंफर्म नहीं करता। इसी तरह विलियम मैकॉन को ब्लैक हैंड और जॉय को स्टार सफायर समझना फिलहाल सिर्फ थ्योरीज है। कंफर्म्ड बस इतना है कि मैन हंटर्स गार्जियंस के पास्ट की एक डेडली मिस्टेक है। उनमें से एक रशविले में ह्यूमन बनकर छुपा हुआ है और उसे ढूंढने के लिए हेल और जॉन के पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रसविले का हिडन मॉन्स्टर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम पहले से देख चुके हैं। और अगर सिनेस्ट्रो सही है तो क्या जॉन स्टुअर्ट इस टाउन को बचाएगा या उसकी अनकंट्रोलेबल पावर एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इन सवालों का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से असली मैन हंटर कौन हो सकता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।